हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के कहने पर हम लेकर के आए हैं फिजिक्स के एक और न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को। तो आज बड़े ही सिंपल तरीके से एक और नए पैटर्न पर आधारित फिजिक्स का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा पेपर का जो पैटर्न है किस तरीके के रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर के बन सकते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। अब आप भाई ये भी नहीं कह सकते हो कि हमारे पास एक महीना है। तो यूं समझना, इस टाइम ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं 2025 के लिए। ये एकदम लेटेस्ट नए पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न पत्र है भैया। और पूर्णांक आपका फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ये 70 का ही रहने वाला है। क्योंकि 30 नंबर आपको मालूम है कि जो प्रैक्टिकल प्लस वाइवा के ऐड होते हैं, तो ये 70 नंबर का पेपर रहेगा। मिनिमम यहां से आपको 33 नंबर लाने होते हैं, मतलब मिला करके 23 यहां से और 10 नंबर प्रैक्टिकल या वाइवा से। तो इस तरह से अगर आप 33 मिनिमम पाते हैं तो समझो पास हैं, उसके नीचे फेल ही माना जाता है। तो भैया हमारा टारगेट 33 थोड़ी ना है, हम तो भैया पूरा 100 में 90 प्लस की तैयारी में लगे हैं और आपको यही करना है और इसके लिए हम आपके साथ हैं। तो ये आपका सेट नंबर दिया रहेगा, जैसे 346 या 366, ऐसे 448 कुछ भी दिया रहेगा। जीएफ गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, है ना, गुड फ्रेंड या गधे फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपका अनुक्रमांक यहां पर रहेगा, नाम आपको यहां पर फिल कर देना है। ठीक है, तो भाई चलिए शुरू करते हैं। अब आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही देने वाली है। ठीक, लेकिन अपने माइंड से ये निकाल देना है कि हाँ ये होगा। आप ये समझकर तैयारी करो कि हाँ जो भी होगा बेहतर होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। हमारी तैयारी है, अपने आप को किसी से कम मत आकिए। पता चले कोई भाई आपके सामने मतलब पड़ोसी ही है या आपका क्लास का ही कोई दोस्त है, आपसे थोड़ा पढ़ने में स्ट्रांग हो, आप कहेंगे यार वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में मतलब बहुत तेज तर रहा है, हमारी तैयारी क्या है, जीरो। अरे ऐसा कुछ नहीं। सूरज और चंद्रमा दोनों निकलते हैं, लेकिन दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। तो कंपेयर कभी मत करना, अपने आप को किसी से कम आंकना ही नहीं है। आप जो हो बेस्ट हो, इतना याद रखना। चलिए भैया, ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन 3 घंटे 15 मिनट आपका बच्चों पेपर रहेगा, जिसमें 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर उसके बाद भैया आपका अगर हम बात कर लें, सभी प्रश्न बोलेगा अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र में, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में आपका जो पेपर होगा वो 5 खंडों में डिवाइड होगा। खंड आ, बा, सा, दा और या, इस तरह से 5 खंड होंगे। पहले खंड में जो होगा वो सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 1 नंबर वाले। दूसरे भाई जो खंड में होंगे, खंड बा में यहां पर अति लघु उत्तरी होंगे, इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और खंड सा की बात कर लें, ये अति मतलब लघु उत्तरी पार्ट 1 होगा, इसमें 2 नंबर के। और खंड दा जो होगा भैया लघु उत्तरी पार्ट 2 होगा, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। और जो खंड या होगा, ठीक है, लास्ट में ये आपका लॉन्ग होगा, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन भैया 5 नंबर वाला होगा। इस तरीके से आपका जो पेपर है 5 खंडों में डिवाइड होगा। तो ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं, इसीलिए तो 15 मिनट दिए जाते हैं ना, पहले आप ढंग से पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहां पर एक चीज ध्यान देना, प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी दिया रहेगा। बोला ना, जितने कांस्टेंट वैल्यू हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान नहीं याद है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान। इसी तरह से भैया आपका जैसे एप्सिलॉन अकेले का मान, म्यू नॉट अकेले का मान। तो मतलब जितने कांस्टेंट होते हैं, प्रकाश की चाल, वो सब पेपर के लास्ट वाले पेज में दिए रहते हैं। तो इसके बारे में तो टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं रसगुल्लों, आपके हम खंड आ, पहले खंड जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए बेबुआ आपका देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, भैया पेपर का पैटर्न हमने थोड़ा टफ ही रखा है। ठीक है,
क्योंकि जरूरी नहीं कि एकदम सिंपल सा ही आएगा। हमारे फितरत में ये नहीं कि बस एकदम हलवा बता दो ये आएगा वो आएगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक भाई, हाँ इतना है कि पैटर्न इससे आसान ही हो सकता है, इससे टफ नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी रेखा पर r दूरी पर क्षेत्र तथा उसके लंब अर्धक अर्थात निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की निष्पत्ति क्या हो जाएगी। अब देखिए ऐसे में तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा डिफिकल्ट है भाई, बड़ा ही मतलब घुमाऊ है, बड़ा पकाऊ क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले बच्चों हम अच्छी स्थिति में निकाल लेते हैं। तो भैया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन E1 मान लेते हैं। होता क्या है बबुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, 2p/r³। क्लियर, ये सबको मालूम है कि अच्छी स्थिति में ये फार्मूला होता है। इसी तरह से बच्चों हम क्या निकाल लेंगे भैया, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में निकाल लेंगे। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, E2 बराबर हम मान लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है भैया फिर यहाँ पे p/r³, केवल इतना ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकी निष्पत्ति क्या हो जाएगा, 4:1, 1:4, 2:1, 1:2। तो इसका मतलब अनुपात पूछ रहा है, तो भैया हम दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, E1/E2। तो भैया E1/E2, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, अपान में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भैया p/r³। तो बच्चों ये वाला पूरा इससे कट गया, p/r³ इससे कट गया। तो भैया यहाँ पे E1/E2 बराबर 2/1, या फिर यूं कह सकते हैं E1/E2 बराबर 1, सॉरी मतलब ऊपर 2 है तो 2:1। तो भैया जो रेशियो निकल कर आया वो कितना आ गया, 2 रेशियो मतलब 2:1। तो देख रहे हैं ना, है बहुविकल्पी प्रश्न लेकिन किसी न्यूमेरिकल से कम नहीं है। तो कभी कभार तो ऐसा हो जाता है जितने बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं सबके सब न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते, इसीलिए फिजिक्स को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत कठिन भी नहीं है लेकिन इसको हल्के में भी मत आंकना, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान फिजिक्स और केमिस्ट्री ही कर सकते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा बबुआ, तो आपका भाई पहला दूसरा होगा नहीं, ये नहीं, तीसरा ऑप्शन सी। ठीक है ना, 2:1, यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस पूछ लिया था दोनों की निष्पत्ति यानी इनका रेशियो पूछ लिया था। ठीक है ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कांच तथा जल के अपूर्णांक वायु के संदर्भ में 3/2 और 4/3 है, तो कांच का अपूर्णांक जल के संदर्भ में क्या हो जाएगा, 8/9 या फिर 9/8 या फिर 7/6 या फिर भैया कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, कांच तथा जल के अपूर्णांक वायु के संदर्भ में दिया है, वायु के सापेक्ष, इसका मतलब AN भैया कांच है जी, ग्लास माने कांच होता है भैया, तो ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया है बच्चों 3/2। फिर कह रहा है कि वायु के संदर्भ मतलब जल के सापेक्ष है, तो भैया यहां पर तो ये क्या है, हाँ वायु के सापेक्ष है तो यानी ANW का। ठीक है, इसका मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक दिया है, वो W क्या है, वाटर है, A क्या है, एयर यानी वायु है। ठीक है, तो इस तरह से भैया इसका वैल्यू 4/3 दे दिया है। अब कह रहा है कि कांच का अपूर्णांक जल के संदर्भ में, जल के सापेक्ष, इसका मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक पूछ रहा है। देखिए भैया अगर आपने न्यूमेरिकल देखा होगा ठीक लाइट वाले चैप्टर से जिसमें प्रिज्म वगैरह है, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि जब भी इस टाइप का हो, जब भी इस टाइप का हो भैया, तो जैसे WNG निकालना है तो ये वाला ऊपर जाता है और ये वाला नीचे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ANG, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ANG ऊपर लिख लेते हैं और उसके बाद ANW नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर रखेंगे तो WNG निकालेंगे तो वायु के, इसका मतलब है जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ANG वाला मान कितना है, 3/2 है, मेन बटा कितना है भैया, 4/3 है।
ठीक है। तो भैया बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो WNG इसका मतलब, अब इसका मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3 त्रिक 9 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो भैया 9/8। तो इस तरह से भैया कोई विकल्प आपको दिख रहा है बच्चों? 9/8 जी बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला भैया सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये भी क्या है, एक न्यूमेरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक, तो कभी कभार आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी आपको उलझा सकता है। ठीक है, बट हमको नहीं उलझना, हमने तो भैया सब चीज पढ़ा हुआ है, तो काहे उलझेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, किरचॉफ का जो धारा का नियम है किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? आपका विकल्प है ऊर्जा, या फिर संवेग, या फिर आवेश, या फिर द्रव्यमान। तो आप लोग बताइएगा किरचॉफ का जो प्रथम, भाई किरचॉफ के कितने नियम हैं? तो किरचॉफ की बात कर ले बच्चों, किरचॉफ के कितने नियम है भैया? 2 नियम है। ठीक है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम को बात कर लें तो प्रथम नियम क्या होता है? इसको बोलते हैं धारा का नियम, है ना भैया, या फिर इसी को बोलते हैं संधि का नियम। क्या कहते हैं बच्चों? संधि का नियम कहते हैं। और जो दूसरा नियम होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? बोल्टता का नियम, बोल्टता का नियम। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं बंद पास का नियम, बंद पास का नियम। ठीक, बंद पास का नियम बोला जाता है। ठीक, अगर हम बात कर ले बच्चों तो ये वाला जो होता है, ये जो नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और ये जो बोल्टता का नियम होता है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो भैया हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? किरचॉफ का जो धारा का नियम है, तो भैया धारा का नियम पहला नियम है, किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो समझ में आ गया ना, आवेश संरक्षण। तो विकल्प आपका तीसरा हो जाएगा एकदम से करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो समझ जाना भैया, 2 नियम होते हैं, धारा का नियम, बोल्टता का नियम। पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, और दूसरा नियम किसके? बोल्टता का नियम, या फिर अपन कह लें बंद पास का नियम होता है, और ये होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन ए है ओम सेकेंड, ऑप्शन बी है ओम प्रति सेकेंड, या ऑप्शन सी है सेकेंड प्रति ओम, या फिर कह रहा है कि 1 मतलब 1/ओम सेकेंड। तो भैया प्रेरकत्व का मात्रक आपको अच्छे से बताया था, क्या होता है? ओम सेकेंड होता है। ठीक है, ओम सेकेंड ये प्रेरकत्व का मात्रक हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? कह रहा है निरोधी विभव, निरोधी विभव पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान कितना होता है? ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विकल्प है न्यूनतम, शून्य होता है, अधिकतम होता है, अनंत होता है। तो भैया निरोधी विभव के लिए कितना होता है बच्चों? शून्य होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भैया, इतना आसान है नहीं, ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, ये भी ना आपको बहुत डेंजरस लगेंगे यार, तो वाकई में बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा क्या है? याद करो वो दिन, युग्म आपका जो परमाणु तथा नाभिक वाला चैप्टर है ना, उसमें युग्म उत्पादन, युग्म मतलब विनाश पढ़ाया है। ठीक, तो युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? ठीक, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 931 MeV, या 9.31 MeV, या 102 MeV, या 1.02 MeV। MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया क्या होता है? युग्म उत्पादन में 1.02 होता है। ठीक है, अगर आपने वन शॉट देखा होगा तो बताया था। ठीक, चलिए तो इस तरह से भैया अगर आप देखें तो टोटल आपके 6 तो बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे।
यानी 6 नंबर का तो बहुविकल्पी प्रश्न ही होगा, इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुविकल्पी प्रश्न तो एक भी छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से तैयारी करो, क्योंकि 6 नंबर के बहुविकल्पी होंगे और 6 नंबर का ही आपका खंड बा में क्वेश्चन होगा, जो वन लाइनर होते हैं। चलिए इनको भी देखते हैं। तो भैया अब हम आ जाते हैं बच्चों खंड बा की तरफ। खंड बा में आ जाते हैं। तो भैया क्या बोल रहा है, कह रहा है खंड बा के अंतर्गत दूसरे का ठीक, इसमें भी अगर देखें तो 3 3 6 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के खंड बा में भी पूछे जाएंगे। कह रहा कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो भैया प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाता है, तो हो जाता है भैया n/v - 1/u बराबर n-1/r। याद करो भैया, याद करो वो दिन, ये फार्मूला, इसका डेरिवेशन भी करवाए हैं। अगर हम इनमें सैंबल की बात कर ले बच्चों, n क्या है, v क्या है, u क्या है, r क्या है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है भैया, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक, तो भैया ये क्या होता है, n क्या है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। ठीक, v क्या है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, दर्पण से जो दर्पण या लेंस जो भी होता है ना, ठीक, वो प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक, तो यहां पर गोलीय अवतल पृष्ठ से ये अपवर्तन होगा लेंस में, तो ये दूरी है प्रतिबिंब की। ये क्या होता है, वस्तु की दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, अब उसके बाद आर क्या है, तो भैया ये होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो ये ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको बता दिया, तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब उसके बाद भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना। अगर यही 2 या 3 नंबर का होता तो भैया हम डिटेल्स में जाते, बट ये 1 लाइनर है, यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो केवल इतना लिखेंगे कि खगोलीय, भैया ऊपर से लिख रहे हैं, ये दूसरे वाले का आंसर है, तो खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग होग दूर स्थित पिंड को देखने में, जैसे मतलब जो नक्षत्र वगैरह होते हैं ना, जो मतलब यूं कह लें कि आकाश में, ठीक है, पिंड को देखने में होता है, जबकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तु, ठीक है ना, जो छोटे बहुत सूक्ष्म वस्तु देखते हैं। ठीक, बस इतना, मतलब बस यही हो गया और कुछ नहीं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति से क्या तात्पर्य है। देखिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति, भैया देखिए लाइट के अंदर क्या होता है, मतलब ये 2 नेचर होता है। ठीक है, डुअल मतलब ये नेचर को दर्शाता है। पहला एक तो तरंग के रूप में चलता है, ठीक है, और दूसरा वो एक कण की भांति व्यवहार करता है। तो यहां पर क्या है, कह रहा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति से क्या है, तो प्रकाश कहीं पर तरंग की तरह, कहीं पर क्या होता है भैया, तरंग की तरह व्यवहार करता है, तथा कहीं पर कण की तरह व्यवहार करता है। यही गुण द्वैत प्रकृति कहलाता है। क्या भैया, द्वैत प्रकृति। तो यही गुण क्या होता है, द्वैत प्रकृति कहलाता है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है डुअल नेचर अर्थात द्वैत प्रकृति। अब उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेरकत्व को परिभाषित करना है। तो भैया देखिए प्रेरकत्व में होता क्या है,
देखिए प्रेरकत्व की बात कर ले तो प्रेरकत्व तो भाई ये क्या, किसी कुंडली का वह गुण होता है जिसके कारण ये धारा का विरोध करता है। ठीक है, तो लिखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्ट में ही लिखेंगे। प्रेरकत्व कुंडली का वह गुण होता है जिसके कारण यह धारा परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, यही क्या है, प्रेरकत्व होता है। आगे कह रहा है कि प्रतिरोध, यह अगला क्वेश्चन है। देखिए यहां से इसको देख लेते हैं बबुआ। भाई प्रतिरोध की परिभाषा पूछ रहा है कि प्रतिरोध है क्या। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो भाई देखिए R बराबर V अपान I होता है। तो विभवांतर, तो या फिर लिखेंगे विभव तथा धारा के अनुपात को, सिंपल सा है, अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बस हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो अगला जरा देखते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखना है, सिंपल सा है बबुआ। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबकत्व का प्रभाव हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए, बल का अनुभव किया जाए, जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए वही क्या है, वह क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इस तरह से आपके 6 नंबर यहां से, यानी 6 6 12, 70 में से तो 12 नंबर के जो क्वेश्चन है ना वो आसान वाले होते हैं, क्योंकि ये भाई परिभाषा या फार्मूला ऐसे कुछ पूछा रहेगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको करना पड़ेगा क्योंकि भाई काम की चीज है, एक नजर में आप याद कर सकते हो। हो गया ना भैया। चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अब देखिए अब क्वेश्चन का भैया पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में अपन इंटर करते हैं। ठीक है, चलिए भैया अब देखिए बच्चों को जो होगा खंड सा, क्योंकि आ हो गया, बा हो गया, अब सा की बारी है। खंड सा के अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना कितने नंबर वाले, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर कैरी करेगा। तो यहां से जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होंगे। चलिए शुरू करते हैं भैया इनको सॉल्व करना। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना बच्चों। 1 मिनट थोड़ा नीचे ही कर देते हैं, नहीं भी न्यूमेरिकल लगाना पड़ जाएगा। हाँ यहीं रहने देते हैं भी। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया ट्रांसफार्मर क्या है, तो अपन ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसफार्मर वह साधन है, ट्रांसफार्मर वह साधन है अथवा कह लें वह युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है, डायरेक्टली कम या ज्यादा किया जा सकता है, और आगे पूछ रहा है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भैया यह देखिए अगर मतलब वैसे देखें तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि एक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना पर आधारित है। तो यह डायरेक्टली हम वही चीज लिखेंगे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
के सिद्धांत पर क्या करता है भैया, कार्य करता है। ठीक है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तरंग की द्वैत प्रकृति वाले चैप्टर से, यानी 12वें चैप्टर से है। ठीक है, हमने भैया वो 11वें से है, 12वें नहीं 11वें चैप्टर से। अगर इसको देखें तो भैया हम ऊपर ही सॉल्व करेंगे, इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए कह क्या रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन के द्रव्यमान को आप mp लिख सकते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान me होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कह रहा है 1840 गुना होता है। 1840 गुना हमने कर दिया। अब देखिए भैया इनके दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों का अनुपात निकालना है बच्चों। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होता है भैया, एक फार्मूला होता है ना, लेमडा बराबर h/mv। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर यहां से हम वेग के लिए निकालें, सबसे पहले हम प्रोटॉन का वेग निकालें तो ये हो जाएगा h तो कांस्टेंट है, नीचे ये हो जाएगा mp इंटू ये हो जाएगा लेमडा p। ठीक है, इसी तरह से भैया हम किसके लिए, दूसरे के लिए, यानी हम इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए निकालेंगे तो h अपान भैया यहां पे अब की बार वही चीज ma इंटू लेमडा ए हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कह रहा समान चाल से गतिशील है, तो भैया चाल अपन क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। समान चाल का मतलब vp बराबर ve कहेंगे। समान चाल भाई इसका फार्मूला क्या है, h अपान ये mp इंटू लेमडा p है, बराबर भैया इधर क्या हो जाएगा h अपान ये हो जाएगा me इंटू लेमडा e हो जाएगा। देखिए केवल और केवल यही कटेगा, तो हमको कह रहा है कि गतिशील इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकाल देना है। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का निकालना है। तो भैया यहां पर हम अनुपात निकालेंगे, एक मिनट, हाँ, तो इनके कह रहा है कि तरंग दैर्ध्यों का निकालना है। तो जैसे लेमडा पी, अगर हम लेमडा पी रख लेते हैं, या फिर ऐसे समझना, अगर अब हम क्रॉस गुणा कर दें तो भैया यहां पे me इंटू लेमडा ई हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा भैया आपका mp। ठीक, ये इधर जाएगा है ना, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर, तो ये mp इंटू लेमडा पी। तो यहां पे अगर लेमडा ई अपान ये लेमडा क्या है p, क्योंकि तरंग दैर्ध्यों का अनुपात निकालेंगे, ये करेंगे तो ये mp तो ऊपर रहेगा और नीचे me चला आएगा। अब सवाल में कह क्या रहा है कि जो mp का तरंग दैर्ध्य है वो जरा देखें 1840 me है, और नीचे भैया me आपका है ही, तो ये इससे कट गया। तो बच्चों इनका अगर हम देखें लेमडा ई अपान लेमडा पी बराबर भैया यहां पे कितना आ रहा है 1840/1 आ रहा है। तो इनका रेशियो अगर बात कर लें तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1840:1। तो आसान सा क्वेश्चन है। अब भाई इस वाले चैप्टर का हमने वन शॉट न्यूमेरिकल नहीं लाया है, ठीक, इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। ठीक, आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं से ये बात, भाई अगर पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भी हमसे ही देखना है तो उसके लिए आज कमेंट जरूर करना है। जरूर हम एक दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही बच्चों आपके जो फिजिक्स में बचते हैं ना, क्योंकि 10 हो गया है, 11वां 12वां मुश्किल से यही 2 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल है, बाकी आपका जो 13वां है उसमें तो न्यूमेरिकल है ही नहीं उतना ज़्यादा। ठीक है, प्रमुख रूप से द्वैत प्रकृति वाले में है, और उसके बाद मतलब परमाणु तथा नाभिक वाले में है, फिर उसके इलेक्ट्रॉन युक्तियां जो लास्ट में उसमें है नहीं। तो 2 चैप्टर और बचे हैं। अगर आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हो न्यूमेरिकल लाने के लिए तो जरूर ला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भैया ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में रसगुल्लों? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है बट बड़ा आसान है, क्योंकि भाई कोई काम तब तक मुश्किल लगता है, कोई चीज़ें तब तक ही कठिन लगती है जब तक स्टार्टिंग ना करो। शुरुआत कर दोगे तो वो काम भी आसान लगेगा।
अगला क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं भैया, अगला हो जाएगा, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का अनुपात जो है वो 81:49 है, उनके आयामों का अनुपात क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा है। देखिए इनके तीव्रताओं का अनुपात दिया है, तो भैया ये I1 और अपान I2 आप मान लेते हैं, ठीक है, I1 अपान ये I2, ठीक है। तो इनका अनुपात दिया है तो ऐसे लिखते हैं, I1 अनुपात I2 लिखते हैं, बराबर कितना है 81:49 है। देखिए अब इनके आयामों का अनुपात पूछ रहा है, मतलब A1 अनुपात A2 पूछ रहा है। फार्मूला एक होता है भैया, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाया है, I1 अपान I2, इनका भाई फार्मूला होता है A1 का स्क्वायर अपान ये A2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, याद रखना। तो इनका अनुपात तो दे रखा है 81:49, तो अगर आप देखें तो भैया 81:49 दे रखा है, ये बराबर इसको लिख सकते हैं A1 अपान A2 का हम पूरे का भैया इसका होल स्क्वायर। अगर ये देखें तो अगर 81 देखें तो ये कितने का है, तो भैया 9 का वर्ग है, 49 कितना है, तो ये 7 का है, ठीक है, इतना का हम वर्ग कर सकते हैं, बराबर यहाँ A1 अपान A2 का ये वर्ग है, तो ये इससे काट देते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो अब जो रेशियो निकल कर आया A1 अनुपात A2 बराबर कितना आ गया भैया, A1 का मान 9 है और A2 का मान 7 है, तो 9:7, तो भाई इनका अनुपात निकल आया, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो यहां तक के तो आपके सारे क्वेश्चन ये 2-2 नंबर, तो 2 नंबर वाला आपके कितने क्वेश्चन होगा भैया 4, तो 4 दूना 8, यहां से 6 6 12, 12 8 20, 70 में से 20 तो करने लायक होंगे, यानी आसान होंगे, हर एक स्टूडेंट कर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद भैया चलते हैं अब खंड दा, ठीक है, खंड, एक मिनट, अभी एक क्वेश्चन और है ना इसमें, तो एक ही देखा हमने, ठीक, मतलब 3 ही देखा है, एक क्वेश्चन और है इसमें बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बचा है, कह रहा है कि भैया ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है, ठीक। तो भैया ऊर्जा क्षय, अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय भाई कई तरीके से होती है, जिसमें 2 कारण को पूछ लिया है। सबसे पहला कारण है भैया आपका क्या है, जो भन्नाहट ध्वनि, भन्नाहट, अब आप कहेंगे भन्नाहट ध्वनि क्या होती है, देखिए भन्नाहट ध्वनि ये होती है जब भी, देखिए भैया भन्नाहट ध्वनि है क्या, तो जब थोड़ा लिखना पड़ेगा, हेडिंग बना के थोड़ा आप लिखेंगे कि जब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की कुंडली में धारा का प्रवाह होता है तो उसमें अन्योन्य प्रेरण घटना होती है, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना होती है, जिसके कारण क्या है कुंडली, यानी यूं कह लें कुंडलियां वाइब्रेट होने लगती है, कंपन करने लगती हैं। अब कंपन करने के कारण उसमें जो भन्नाहट ध्वनि होती है उससे भी क्या है ऊर्जा का क्षय हो जाता है, तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा भैया बात कर लें तो दूसरा है, दूसरा आपका हो जाएगा भांवर धारा, क्या चीज, भांवर धारा। अब भांवर धारा क्या होती है, भांवर धारा भैया देखिए भांवर धारा सिलेबस से काट दिया गया है डिटेल्स में, केवल यहाँ पे कारण समझना है कि ये ऊर्जा क्षय का एक कारण है। भंवर धारा एक ऐसी धारा होती है जिसमें होता क्या है कि भंवर धारा उत्पन्न होने से जो ट्रांसफार्मर की कुंडलियां हैं वो गर्म हो जाती हैं, ठीक, जो नर्म लोहे की क्रोड है वो गर्म हो जाती है अत्यंत। अब जब गर्म हो जाएगी तो उसके कारण क्या है अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है। अब ऊष्मा की हानि होगी तो भैया जाहिर सी बात है ऊर्जा क्षय होगा। तो ये 2 प्रमुख कारण हो गए, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये हो जाता है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कारण। अब खंड दा के में बात कर ले बच्चों, अब खंड जो दा में होगा भैया यहां से आपका ये चौथा खंड होगा, क्योंकि खंड आ हो गया, बा हो गया, सा हो गया। अब दा में सारे क्वेश्चन 3 नंबर, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर लेना, चलिए देखते हैं। जिसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर दिया है 4 के का, एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी इतना है, 1.3 अपूर्णांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, और लेंस का अपूर्णांक इतना दिया गया है, ठीक है। तो भैया इस क्वेश्चन को अगर आप 1 शॉट में देखेंगे, थोड़ा लेंदी है, यहां पर बिल्कुल जगह नहीं है, तो आप 1 शॉट लाइट वाला देखेंगे तो करवाया है। अगला कह रहा है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, ठीक है,
इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फिर से हम एक बार ला देंगे, बाकी तो करवाया ही है, बाकी एक बार इंपॉर्टेंट और ला देंगे तो सब में करवा देंगे। ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, अगला कह रहा है कि भाई ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के ये दो दिए गए हैं भैया, ठीक है। अब उसके अलावा ये ऑक्सीजन, इनमें कह रहा है समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या समभारिक के युग्म ज्ञात करना है। अब देखिए समस्थानिक कब होता है, जरा बताइए। समस्थानिक कब होता है? जब परमाणु क्रमांक समान हो। तो भैया अगर हम देखें ये क्या है, क्या है भैया? तो ये समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक। फिर कह रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान जब होगी तो वो सम न्यूट्रॉनिक होगा। ठीक, न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे? परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाएंगे। तो भैया 16 में से 8 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 14 में 7 घटाएंगे 7 होगा, ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। अगर यहां देखें 13 में से 7 6, ये भी नहीं है। तो अगर देखें 14 में से 6 घटाएं तो 8 हो जाएगा, 14 में से अगर हम 6 घटाएं तो 8, और 16 में से 8 घटाएं तो 8। तो अगर हम बात कर लें भैया तो आपका यहां से ये जो है, अब कार्बन 6 14 और उसके बाद बच्चों ये ऑक्सीजन 8 16, ये आपके क्या है? सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो ये सम न्यूट्रॉनिक है। अब उसके बाद कर रहा है समभारिक, क्या है? जिसमें परमाणु भार समान हो। तो परमाणु भार किसमें समान है? परमाणु भार किसमें समान है? जरा देखिए, इसमें 14 है और ये वाला 14 है। तो यहां से अगर देखें 6, कार्बन 6 ये 14 हो गया, और यहां पे नाइट्रोजन 7 और ये 14। तो इनमें मतलब अगर देखें परमाणु भार समान है तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया समभारिक। क्या हो गया? समभारिक। ठीक, तो इसमें यही निकालना था, समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, और सम न्यूट्रॉनिक कौन कौन है। ठीक है, इनका युग्म निकालना था। समझ में आ गया ना? चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रसगुल्लों, ध्यान से देखना। कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित करना है और धारावाही लंबी नालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र निकालना है। तो स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, इसका फार्मूला पूरा वन शॉट वाले में है तो देख लेना जरूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है भैया 100 पिकोफैरड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक भाई विभव, मतलब 100 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि वायु के स्थान पर ये कह रहा है अभ्रक, जिसका परावर्तनांक के मतलब 5 है, कर दिया जाए तो पट्टियों पर आवेश तथा उसकी मतलब उसकी धारिता और विभवांतर निकालना है। तो बच्चों ये वन शॉट वाले में, ये वन शॉट वाले नहीं, वन शॉट में नहीं, जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल है, उसमें जाकर देख लेना बच्चों, ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहां से हो नहीं सकता। अगला देखते हैं, अब जो खंड मतलब आपका जो 5वां होगा, यहां से भी सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले, यानी यूं कह लें 10 क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले ही होंगे, जिसमें थ्योरी वाले भी प्रश्न होंगे और न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद डेरिवेशन टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। जैसे भैया यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, मतलब 5 के 1 2 करके पूछ लिया है, 1 ठीक है, 5 का हाँ 1 है। तांबे के तार की लंबाई 10 सेमी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिमी है, इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, 17 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो। तो कह रहा है पहला तार का प्रतिरोध निकाल लेना है और तार के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए भैया ये वाला बड़ा ही सिंपल सा है, ये लंबाई दिया है, तो भैया जिसमें L का मान हो, A का मान हो और यहां पे विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो हो, तो रो बराबर फार्मूला होता है, रो बराबर होता है भैया RA/L। तो R पूछा है ना, R बराबर पूछ लिया है, तो ये हो जाएगा भैया रो × L/A। ठीक है, इसी फार्मूले पर प्यारे बच्चों हम आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि L का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो भैया L बराबर ये 10 × 10⁻⁻2 मीटर में आप लिखेंगे। अब क्षेत्रफल कितना दिया है, सारा वैल्यू हम बता दे रहे हैं। A का मान दिया है 1
mm²। देखिए, तो अगर हम 1 मिलीमीटर को करेंगे तो 10 के घात -3। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी क्या करेंगे भैया, हम स्क्वायर ही करेंगे। तो a का मान कितना, 1 गुणे 10 के घात -6 मीटर, क्योंकि ये हमने किसमें, केवल मीटर में बदला और ये मीटर स्क्वायर में था। ठीक है, तो ये मीटर में, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 के घात -3 मीटर होता है, बट यहां पर मीटर स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल में बदलना है, तो इसीलिए 10 के घात ये कितना, -6 हो गया ये। अब उसके बाद भैया ये रो का मान आपका दिया ही है 17 गुणे 10 के घात -8। ठीक है, ओम मीटर में है, सेमी में होता तो इसको भी बदलते हैं। अब उसके बाद विभव पूछ लिया है, तो भैया V बराबर, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, V बराबर क्या होता है, हाँ V बराबर ये I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि धारा वगैरह दिया है, 1 एम्पियर की धारा है। ठीक है, यहां पे धारा I का मान भी 1 एम्पियर दिया है। तो इसको बड़े सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे इस वाले न्यूमेरिकल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सब कुछ हमने बता ही दिया, आप सॉल्व करना चाहें कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य है, और इसमें संबंध स्थापित करना है। याद करो बच्चों, ये I/R/MS बराबर I0/√2। ठीक है, कुछ याद आया, तो ये फार्मूला भाई आपको संबंध स्थापित करना है, वन शॉट में देख लेना। डेरिवेशन आपका जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, 7वां चैप्टर, उसमें हमने संबंध को बताया। शिखर मान क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, ठीक, महत्तम मान को, जो आयाम होता है। ठीक, जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा चल रही है, भाई प्रत्यावर्ती धारा चल रही है, तो ये जितना ऊपर, ये भैया जितना इसका क्या होता है, ये श्रृंग गर्त आपने पढ़ा है ना, तो जितना ये होता है आयाम, यही होता है इसका शिखर मान, महत्तम मान या अधिकतम मान। मतलब वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, तो यहां पे ध्यान देना, ये I/R/MS। ठीक है, तो इसके बराबर ये फार्मूला है। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य मूल मान का, मतलब वर्ग के माध्य का जो मूल मान होता है वही वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो ये डेरिवेशन आपको भाई निकालना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न करना है। ये भी डेरिवेशन बड़ा ही प्यारा सा है, जिसमें भैया C बराबर क्या होता है, 4πε0 इंटू आर लिखें, या फिर यहाँ पे स्मॉल r लिखें, या फिर यहाँ कहीं कहीं a लिखा होता है, तो ये त्रिज्या रहेगा, इतना याद रखना। ठीक, ये क्या है, गोली, जो गोली विलगित चालिका हो, मतलब विलगित जो चालक होता है ना, उसी की धारिता के लिए व्यंजक होता है। तो इन सब का डेरिवेशन आपको, ठीक भाई, ये वाला डेरिवेशन आपको संधारित्र वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, आगे कराए चुंबकीय आघूर्ण क्या है, तो भैया चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जैसे देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे पढ़ा है, वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, जैसे वहां पे, तो वही चीज चुंबकीय आघूर्ण यहां पर बताना है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ध्रुव होते हैं, ध्रुव सामर्थ्य क्षमता होता है। तो यहां पे I बराबर होता है भैया, मतलब M बराबर I इंटू A, यही फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले को क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। तो ये भाई चुंबकीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर है उसमें देख लेना पूरा का, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका भैया मात्रक कैसे निकालते हैं, विमा कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताया गया है। आगे कह रहा है कि भैया अगला क्वेश्चन है कि लेंस सूत्र का को व्युत्पन्न कीजिए। मतलब लेंस जो फार्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस फार्मूला आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सिंपल वाले हैं। अथवा में एक क्वेश्चन दे दिया है, अथवा में हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के अपवर्तन का जो स्नेल नियम है उसको बताना। देखिए बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर या तो परावर्तन की व्याख्या पूछेगा या अपवर्तन, बट ज्यादातर ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यहां तो 3 नंबर में ही आया है। ठीक, अब आ जाते हैं खंड या की। अब खंड या में बात कर ले बच्चों, खंड जो या होगा ना भैया,
जो खंड या होगा इसमें सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले होंगे। जैसे पहले दे दिया है भाई, सब में अब 6 7 ऐसे करके जो देगा वो सारे अथवा वाले रहेंगे, यानी इनमें आपके पास विकल्प होता है कि आप एक कर सकते हो। ठीक है, जैसे दिया है कांच का एक प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक कितना है, ठीक, मतलब अपवर्तक कोण जिसको प्रिज्म कोण कहते हैं, अपवर्तनांक कितना दिया है, इतने को 1.33 अपवर्तनांक वाले एक द्रव में डुबोया जाता है, तो प्रिज्म से जाते हुए समांतर किरण पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण निकाल देना है। अथवा में आपके पास दिया है एकल पतली झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करना है और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान देना, अभी इसके पहले हमने भाई क्या फ्रिंज की चौड़ाई के लिए देखा, ठीक है, यहां और कोणीय चौड़ाई, ठीक, तो यहां पे ध्यान देना, एक ये पतली झिर्री वाला और उसके बाद एक इसके पहले और एक देखा था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन और था जो जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे थे, वो दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ध्यान से समझना भैया क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, इससे आपको आइडिया जरूर लग जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात कर लें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में 6 7 8 आपका जो रहेगा इस तरह से सारे अथवा वाले करके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कह रहा है कि बोहर मॉडल की परिकल्पना लिखिए और सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या n² के समानुपाती होती है। तो भैया जो आपका, ठीक, जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें है, यानी बोहर बरी का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल व इनकी कमियां वगैरह जो हमने बताया है, ठीक, उसमें बच्चों इस चीज को प्रूव करवाया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना बच्चों, वन शॉट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वन शॉट आपके लिए यूं समझना एक रामबाण है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उसमें n² वाला जो हमने प्रूव करवाया है, आप देख लेना एक बार जरूर, फिर से बोल रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, जो आपका परमाणु और नाभिक वाला चैप्टर है, तो ये परमाणु वाले चैप्टर में ही है। ठीक, अथवा में देखिए क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का उल्लेख। भैया ये अब सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है गलती से, ये अब नहीं है, इसके ये सब कट गया है, इसमें नाभिकीय विखंडन, तो इसके स्थान पे आपको नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन ऐसा करके आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और निम्नलिखित की व्याख्या करना। भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, तो भाई प्रकाश क्या होता है, दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में पूरी तरह से वापस लौट आता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अब इसमें व्याख्या करना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना, पूर्ण मतलब परावर्तक प्रिज्म, इन सब की व्याख्या कर देना है। अथवा में देखिए क्वेश्चन क्या है, आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली धारामापी की संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन करना है तथा इसकी धारा सुग्राहिता की भी परिभाषा देना है। तो ये सारे टॉपिक आपको भाई 5 नंबर में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब चल कुंडली धारामापी को केवल सर्च करना है कि चल कुंडली धारामापी, MK सर या मोनो सर, वीडियो आपके सामने आ जाएगी, बहुत सरल तरीके से हमने बताया है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपके सॉलिड वाले हैं, ठीक है, याद रखना भैया, समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं रसगुल्लों। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात कर लें भैया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से आपका पेपर फिनिश। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत। देखिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो भैया हम पूरे 100% बोलेंगे कि क्वेश्चन ये आएंगे। अब देखिए बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक, डायनेमो जिसको कहते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर, तो इन दोनों में से एक तो डेफिनेटली 5 नंबर का श्योर है। नहीं भी आते हैं तो इसके स्थान पे न्यूमेरिकल आएंगे, बट ये ज्यादा चांसेस होता है क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आया है, या तो ये या तो ट्रांसफार्मर, मतलब आते सब हैं, किसी में ट्रांसफार्मर देगा तो किसी में उस पर न्यूमेरिकल, तो किसी में LCR वाला सर्किट वाला न्यूमेरिकल, तो किसी में आपका ये डायनेमो वगैरह। अथवा में क्या दिया है,
अनंत लंबाई के दो समांतर मतलब समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल के मतलब बल का क्या है, सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, और साथ में ही भैया ये बताना है कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होगा, यह भी बताना है। ठीक, तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल केवल सर्च कर लेना, टॉपिक आपके सामने होगा। ठीक है, या तो भैया इस चैप्टर से बायो सेवर्ट का नियम पूछ लेता है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें जनरली बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इस तरीके से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश होता है। आपने देखा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है। अब आप लोग बताइएगा कि भैया कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं इस पेपर सेट से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। बाकी बच्चों परेशान नहीं रहना, जो थ्योरी वाले, जैसे हमने तो फिजिक्स के 2 नंबर वाले क्वेश्चन करवा दिया, अब जो भैया अभी 1 नंबर वाला पूरा बचा है और 3 नंबर 5 नंबर, तो हम भाई आपके जो थ्योरी वाले हैं, डेरिवेशन वाले हैं, फिर से एक मैराथन 2 से 3 घंटे के वीडियो में हम निपटा देंगे। परेशान नहीं होना, हम है ना, टेंशन तो लेना ही नहीं है।